एक नामुमकिन जीत हासिल कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सारी जीतें भी उस चीज को नहीं रोक सकती थी जो होने वाली थी, क्योंकि यह कहानी किसी जीत से नहीं बल्कि हर चीज के खात्मे से शुरू होती है। इंसानियत ने डेमन गॉड्स के खिलाफ जंग तो जीत ली, लेकिन वो पूरी दुनिया हारने वाली थी। पेरिशिंग सी, एक हारे हुए देवता की छोड़ी हुई न रुकने वाली लहर, अब इंसानी तहजीब के आखिरी हिस्सों को भी निगल रही है। बचे हुए कुछ लोगों में बदनाम 3 डॉग्स भी हैं। वो खुदगर्ज किराए के फौजी जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन ली सेहुन, वो लोहार जो उन्हें हथियार देता है, उन्हें याद दिलाता है कि उसकी बनाई चीजों के बिना वो कुछ भी नहीं है। उनके लालच के बावजूद उनकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था और आखिरी जंग में वो बेहद जरूरी थे। सेहुन को बस एक ही ख्याल सता रहा है, क्या होता अगर वो इंसानियत की लड़ाई में थोड़ा पहले शामिल हो गए होते। लेकिन पछतावे का वक्त नहीं है, क्योंकि हीरोज को मिली मोहलत अब खत्म हो रही है। देखते ही देखते सेहुन धरती पर बचा आखिरी इंसान बन जाता है। एक लोहार होने के नाते वो अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए वो उन मरे हुए फौजियों को उनके ही हथियारों की कब्र देता है। तबाही की लहरें करीब आ रही हैं और वो अपने आखिरी नाउमीद कदम के लिए तैयारी करता है। अपने खास स्किल ब्लैकस्मिथ और बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके वो एक आखिरी चीज गढ़ने का फैसला करता है, लेकिन इस बार कच्चा माल उसके अपने ही दिल से निकाला जाएगा। नतीजा है एक कलरलेस ओर जो पूरी तरह से खाली है, उसकी खोखली जीत का एक अक्स। अगर ये ओर खाली है तो वो इसे उस एक ही चीज से भरेगा जो उसके पास बची है, उसका गहरा पछतावा। जैसे ही वो हथौड़ा चलाता है, उसे लहरों की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो हमेशा उसकी बेहतरीन चीजें बनाते वक्त आती थी। वो एक सादा मामूली सा खंजर गढ़ता है जो देखने में एक बेकार आखिरी शाहकार लगता है। अपना अंजाम खुद चुनकर वो पेरिशिंग सी में डूब जाता है और आखिरकार उस आवाज का राज समझ जाता है जो उसे हमेशा परेशान करती थी। उसका जहन उन चीजों के ख्यालों से भर जाता है जो हो सकती थी। जिंदगी भर का पछतावा और नाकामी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। यही जबरदस्त एहसास एक जरिया बन जाता है और उसके अपने मजबूत इरादे को एक नई ताकत में ढाल देता है। एक आखिरी नामुमकिन सिस्टम मैसेज सामने आता है जब उसका नया हथियार रिटर्न टू ओरिजिन को शुरू कर देता है। अचानक सेहुन खुद को 31 साल पहले पाता है, एक बार फिर एक नौजवान उम्मीदवार के रूप में। अपने जवान अक्स को घूरते हुए वो इस नामुमकिन सच को मान लेता है, उसके बनाए खंजर ने उसे वक्त में पीछे भेज दिया है। शक या सवालों के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ वो काम करना है जो अब जरूरी है। इस बार वो सिर्फ उनके हथियार ही नहीं गढ़ेगा, वो उनकी जीत गढ़ेगा। अतीत में वापस आकर पक्के इरादे वाला ली सेहुन कसम खाता है कि इस जिंदगी में वो बाबिल का इम्तिहान जरूर पास करेगा। एक नए जोश के साथ काम करते हुए वो जानता है कि 3 डॉग्स से दोबारा मिलना उसके सफर की बस एक शुरुआत है। जब वो भट्टी पर काम करता है तो उसकी अनोखी मौजूदगी एक प्रोक्टर का ध्यान खींचती है। प्रोफेसर किम इंचोल उस उम्मीदवार को बड़ी गहरी दिलचस्पी से देखते हैं। उन्हें उसमें कुछ अलग महसूस होता है। उस नौजवान के हथौड़े की स्टिल पर पड़ती एक लय वाली टनटनाहट पूरे वर्कशॉप में गूंजती है। प्रोफेसर किम हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि हथौड़ा चलाने की रफ्तार धीमी होने के बावजूद उसकी लय बिल्कुल सटीक है और उससे एक साफ गूंज पैदा हो रही है, और वो फौरन पहचान जाते हैं कि यह एक आला दर्जे के फोर्जिंग हुनर की निशानी है। जैसे ही प्रोफेसर उस वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा वर्कशॉप मानो थमसा जाता है। सेहुन अपने काम एक एकदम सही बने हुए ब्लेड को जांचता है, जबकि देखने वाले उसकी कारीगरी के कमाल को देखकर हैरान है। बाबिल का इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट हान यकीन नहीं कर पाता कि सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसा शाहकार बना सकता है। यहाँ तक कि प्रोफेसर किम भी मान लेते हैं कि उनके प्रोग्राम के लिए कमाल के उम्मीदवार ने अप्लाई किया है। लेकिन जैसे ही सबको यकीन हो जाता है कि उसका पास होना तय है, सेहुन अपने हथौड़े से उस ब्लेड को चकनाचूर कर देता है। इस अचानक हुई हरकत से प्रोफेसर किम और असिस्टेंट हान दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मजाक उड़ाते हुए सेहुन मानता है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है और वो ऐसा कचरा नहीं दिखा सकता, और ऐलान करता है कि एक लोहार होने के नाते एक घटिया हथियार जमा करना वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। असिस्टेंट हान उस पर चिल्लाता है कि उसने प्रोफेसर के सामने एक हथियार तोड़ दिया और वो लोहारगिरी को संजीदगी से नहीं ले रहा है। उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए सेहुन शांति से हैरान प्रोफेसर किम से कहता है कि वो असाइनमेंट दोबारा बनाना चाहेगा। लेकिन जैसे ही हान उस ढीठ उम्मीदवार को डांटने लगता है, प्रोफेसर उसे बीच में ही टोक देते हैं। प्रोफेसर किम बस हैरान परेशान असिस्टेंट हान को हुक्म देते हैं कि वो सेहुन के लिए बचा हुआ सामान ले आए। जब असिस्टेंट हिचकिचाता है तो प्रोफेसर ठंडे अंदाज में पूछते हैं कि क्या उम्मीदवार ने कोई नियम तोड़ा है, और उसे बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। डरा हुआ असिस्टेंट हान हुक्म के मुताबिक सामान लाने के लिए तेजी से भागता है। फिर प्रोफेसर किम उस नौजवान से बात करते हैं और उसका ध्यान चलती हुई घड़ी की तरफ खींचते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि इम्तिहान में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं और उसका फैसला बहुत जोखिम भरा है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या ब्लेड को तोड़ना सही फैसला था, सेहुन एक पल के लिए खामोश रहता है। फिर वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है और कहता है कि वो ऐसी चीज जमा ही नहीं कर सकता। उसके पक्के इरादे से मुतासिर होकर प्रोफेसर किम बस उसे अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कहते हैं।
लेकिन सेहून को एहसास होता है कि अपने मौजूदा कमजोर जिस्म के साथ एकदम सही फोर्जिंग करना कितना मुश्किल है। अपने कम माना ताकत और वक्त को देखते हुए वो इस हालात के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता चुनता है। अचानक उसके वर्क स्टेशन से एक अजीब आवाज आती है जो दूसरे उम्मीदवारों का ध्यान खींचती है। उनमें से एक घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि सेहून इग्निशन स्टोन्स में माना डाल रहा है और आगाह करता है कि अगर उनमें आग लगी तो वो फट जाएंगे। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वो माना डाले हुए पत्थरों को भट्टी में गिरा देता है और उनसे कहता है, जल्दी करो और जलो। घबराया हुआ उम्मीदवार यकीन नहीं कर पाता कि यह पागल आदमी इतनी लापरवाह हरकत कैसे कर सकता है। और फिर सेहून की भट्टी से आग का एक तेज रंग बिरंगा धमाका होता है। दूसरा उम्मीदवार डर के मारे चीखता है और किसी को आग बुझाने वाला आला लाने के लिए चिल्लाता है। जब असिस्टेंट हान प्रोफेसर से उसे रोकने की मिन्नतें करता है तो प्रोफेसर किम शांति से उसे सब कुछ वैसे ही रहने देने के लिए कहते हैं। इसके बजाय प्रोफेसर अपने घबराए हुए असिस्टेंट को आग की लपटों के बहाव को गौर से देखने के लिए कहते हैं। सेहून ने 5 कलर फायर डीमन का इस्तेमाल किया है, एक ऐसी तकनीक जो 5 इग्निशन स्टोन्स की गूंज का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा गर्म लपटें पैदा करती है। वो जानता है कि यह एक बेहतरीन तकनीक है जिसके लिए माना पर सटीक कंट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन इसे कम से कम माना के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे उम्मीदवार हैरान है कि भट्टी फटी नहीं और वो देखते हैं कि कुछ और भी बदल गया है। उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि उन अनोखी लपटों से लोहे की सिल्लियों का रंग ही बदल गया है। प्रोफेसर किम फौरन समझ जाते हैं उस नौजवान ने फायर पावर बढ़ाने और सिल्लियों की खासियत बदलने के लिए पत्थरों में गूंज पैदा की है और वो जानते हैं कि इससे उसके फोर्जिंग का वक्त कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 30 मिनट बचे होने की वजह से उसका शेड्यूल अभी भी बहुत टाइट है। वो मन में सोचते हैं कि भले ही उम्मीदवार की शुरुआती फोर्जिंग बेहतरीन थी, लेकिन शायद सिर्फ हुनर ही काफी नहीं होगा और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपनी काबिलियत के बावजूद वो नौजवान इसे वक्त पर पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सेहून एक भरोसे भरी मुस्कान के साथ काम करता रहता है, जैसे उन्हें गलत साबित करने के लिए तैयार हो। वो रंग बिरंगी लपटों में ब्लेड को तपाता है और अपनी बनाई चीज को आगे बढ़ाता है। एक बार फिर चमकते हुए धातु पर पड़ते उसके हथौड़े की आवाज कमरे में गूंज उठती है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके हथौड़े का हैंडल उसके हाथ में ही टूट जाता है। अपने कमजोर जिस्म को कोसते हुए वो मानव और सुरक्षा के खत्म होने पर अफसोस करता है और कसम खाता है कि इम्तिहान खत्म होते ही वो ट्रेनिंग शुरू कर देगा। फिर भी अपने खून बहते हाथों और थकान के बावजूद वो जानता है कि वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। दर्द को सहते हुए सेहून ब्लेड पर लगातार हथौड़ा चलाता रहता है। अपना काम पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म को उसकी आखिरी हद तक धकेलता है। तभी प्रॉक्टर ऐलान करता है कि 10 मिनट बचे हैं, जिससे दबाव और बढ़ जाता है। सिर्फ 3 मिनट बचे होने पर वो तेजी से आखिरी धार देने का काम करता है। आखिरी मिनट में वो पॉलिश करना जारी रखता है और तभी प्रॉक्टर सबको रुकने के लिए चिल्लाता है। बिल्कुल आखिरी लम्हे में वो अपना 5 कलर फायर ब्लेड पूरा करता है और आर्टिसन ऑफ फ्लेम का हुनर हासिल कर लेता है। सिस्टम उस हथियार के रैंक का फैसला करता है और 5 कलर फायर ब्लेड को हाई ग्रेड का ऐलान करता है। एक स्टेटस विंडो नए बने हथियार की जानकारी देती है। एक हाई ग्रेड की घुमावदार तलवार जिसकी खासियत चलाने वाले के माना के आधार पर बदल सकती है। एक दूसरा उम्मीदवार यकीन न करते हुए बोल पड़ता है कि हथियार का ग्रेड हाई है। सेहून शांति से हैरान प्रॉक्टरों से हथियार की पूरी जानकारी वाली विंडो देखने के लिए कहता है। असिस्टेंट हान चिल्ला उठता है, पापास, लेकिन प्रोफेसर किम उसे फौरन चुप करा देते हैं। बाद में सेहून को प्रोफेसर किम इन चोल के ऑफिस में बुलाया जाता है। पूरे भरोसे के साथ वो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या इस बार जो तलवार उसने जमा की है वो इस लायक है। खिड़की के पास खड़े होकर प्रोफेसर किम मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए तो वो लायक थी, लेकिन वो देखते हैं कि नौजवान अब भी नाखुश लग रहा है और खुलकर बात करने का फैसला करते हैं। फिर वो सेहून को अपनी अर्जी वापस लेने की सलाह देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि बाबेल उसके ऊंचे पैमानों पर खरा नहीं उतरेगा और समझाते हैं कि भले ही बाबेल की शोहरत बहुत ज्यादा है, लेकिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट कोई खास नतीजे नहीं दे रहा है। लेकिन सेहून पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ये बात अपनी पिछली जिंदगी से पहले ही जानता है। उसे याद आता है कि बाबेल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट 8 साल में बंद होने वाला है, जबकि वल्कन एकेडमी उसकी जगह लेने के लिए उभरती है। प्रोफेसर की बात काटते हुए वो ऐलान करता है कि वो भविष्य के बारे में गलत हैं। पूरे यकीन के साथ वो जोर देकर कहता है कि सबसे बेहतरीन इदारा वल्कन नहीं बल्कि बाबेल होगी, वही जगह जहां वो अब दाखिला ले रहा है। प्रोफेसर उसे चुनौती देते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन बनने का पूरा यकीन है। इस पर सेहून शांति से जवाब देता है कि स्टूडेंट लेवल पर उससे बेहतर कोई नहीं होगा। शक होने पर प्रोफेसर किम उससे फ्रेशमैन डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन को चुनने के तरीके के बारे में सवाल करते हैं। सेहून पूरा तरीका एकदम सही बता देता है। वो समझाता है कि डिपार्टमेंट का आखिरी उम्मीदवार तय करने के लिए टॉप 2 स्टूडेंट्स के बीच एक और इम्तिहान होता है। बेबल एकेडमी में कैडेट्स को मोटे तौर पर 3 खास डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। ये 3 हिस्से हैं, कॉम्बैट डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी दर्जनों आपस में जुड़े हुए मेजर्स हैं जो एक पेचीदा एकेडमिक ढांचा बनाते हैं। इसलिए इस सिस्टम में डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन बनना एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह टाइटल इस बात का सबूत है कि उस इंसान को सबसे बेहतरीन दर्जा दिया गया है और बेबल के सभी लोगों ने उसे एक टॉप टियर टैलेंट मान लिया है।
सेहुन का यह बेधड़क इरादा सुनकर प्रोफेसर किम खामोश हो जाते हैं और सोचते हुए अपनी जख्मी मुट्ठी भींच लेते हैं। अपना फॉर्मल टाइटल छोड़कर वो उस नौजवान से एक प्रोफेसर की तरह नहीं बल्कि एक सीनियर ब्लैकस्मिथ की तरह बात करने का फैसला करते हैं और सेहुन को वल्कन एकेडमी में ट्रांसफर लेने की सलाह देते हैं और आगाह करते हैं कि बेबल में एक ब्लैकस्मिथ के तौर पर कामयाब होना बहुत मुश्किल है, भले ही वो एक वैलेडिक्टोरियन ही क्यों ना हो। प्रोफेसर जोर देकर कहते हैं कि उसके जैसे काबिल ब्लैकस्मिथ के लिए कामयाबी का असली रास्ता वल्कन एकेडमी में ही है। सेहुन मुस्कुराता है, यह समझकर कि यह आदमी वाकई में एक अच्छा इंसान है जिसे अपने डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट से ज्यादा एक जूनियर के भविष्य की फिक्र है। लेकिन वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि उसके लिए माहौल कोई मायने नहीं रखता। फिर वो अपनी पिछली बात पर और जोर देते हुए ऐलान करता है कि बेबल जल्द ही सबसे बेहतरीन बन जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां दाखिला ले रहा है। प्रोफेसर किम धीरे से हंस पड़ते हैं। वो इस दावे के घमंड पर हैरान हैं कि बस एक स्टूडेंट के होने से पूरी एकेडमी का मर्तबा बढ़ सकता है। लेकिन इस बेहिसाब आत्मविश्वास के बावजूद प्रोफेसर मन ही मन मानते हैं कि उन्हें यह बुरा नहीं लग रहा है। उस नौजवान के जज्बे से मुतासिर होकर वो हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वो उसके साथ काम करने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, एक सिस्टम नोटिफिकेशन इस बात को पक्का करता है कि ली सेहुन और किम इन चोल के बीच एक लेवल 1 बॉन्ड बन गया है। एक पल भी बिना झिझके सेहुन उस नए बने बॉन्ड को निकालने के लिए अपनी खास काबिलियत को एक्टिवेट करता है। इस एक्सट्रैक्शन से फ्लेम बेयरिंग आयरन का एक टुकड़ा मिलता है। यह एक हाई क्वालिटी धातु है जिसमें आग जमा करने की काबिलियत है। उस दिन बाद में सेहुन शहर के एक शांत हिस्से में अपने मामूली से कमरे में लौटता है। वहां वो अपने बिस्तर पर बैठकर उस चमकती हुई धातु को देखता है जिसे उसने प्रोफेसर के साथ अपने बॉन्ड से बनाया था। वो सोचता है कि हालांकि क्वालिटी बुरी नहीं है, पर जितना वो निकाल पाया वो मायूस करने वाली हद तक कम है। उसकी खास काबिलियत बॉन्ड एक्सट्रैक्शन एक रिश्ते की ताकत को मापकर ऐसी धातुओं को हकीकत में बदल देती है जो असल में होती ही नहीं है। इसलिए वो सही अंदाजा लगाता है कि धातु का छोटा आकार बॉन्ड के कम लेवल की वजह से है, जिस वजह से उसे अभी इस्तेमाल करना मुश्किल है। अपना स्टेटस देखकर वो मानता है कि बेबल में आने वाले दूसरे फ्रेशमैन के मुकाबले उसके स्टैट्स बहुत ही गए गुजरे हैं। वो आह भरता है, यह मानते हुए कि उसकी मौजूदा हालत अफसोसनाक है, लेकिन बीते हुए वक्त में लौटने के मौके के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। वो फैसला करता है कि ये लालच का नहीं बल्कि सब्र का वक्त है और वो खुद को शांत करता है। नए जोश के साथ वो खुद को याद दिलाता है कि पेंडेमोनियम के उन हरामियों को कुचलने के लिए ताकतवर बनने के वास्ते अभी भी बहुत वक्त है। उसका ध्यान पेंडेमोनियम की तरफ जाता है, वो खौफनाक ताकत जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। उसे असली साजिश करने वाले याद आते हैं, वो 6 महान डीमन गॉड्स जिनके प्लान ने इंसानियत को तबाही की ओर धकेल दिया था। खतरे को समझते हुए उसका अगला सबसे जरूरी काम याददाश्त से जुड़ी काबिलियतें या चीजें हासिल करना है ताकि वो भविष्य की जरूरी घटनाओं को भूल न जाए। दाखिला पक्का होने के साथ वो अपने प्लान के पहले कदम को पूरा मानता है और अपना ध्यान इस पर लगाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन जैसे ही वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है, अचानक एक ख्याल और एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी सोच में खलल डाल देते हैं। सिस्टम ऐलान करता है कि आखिरकार सेहुन का खुद से बॉन्ड लेवल 1 तक पहुंच गया है। इस लेवल अप के बदले में एक बिल्कुल नई स्किल खुलती है, बॉन्ड इम्प्रिंट। एक हफ्ते बाद बेबल एकेडमी में एडिशनल इम्तिहान का दिन आ जाता है। सेहुन, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन खोया हुआ महसूस कर रहा है, इम्तिहान के कमरे की तलाश में अनजान हॉल्स में भटकता है। आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल जाती है, रिफाइनिंग रूम 3। अंदर घुसते ही उसे बाकायदा कैडेट ली सेहुन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन वो पाता है कि वहां का माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा तनाव भरा है। वो ये देखकर हैरान है कि कमरा पहले से ही कई ऊंचे ओहदे वाले फैकल्टी मेंबर्स से भरा हुआ है। सुनहरे बालों वाला एक आदमी कीबोर्ड पर उंगली थपथपाते हुए ताना मारता है कि शुरू होने के इतने करीब आकर भी सेहुन कितना बेफिक्र लग रहा है। यह माइकल बारमुट है, बोर सिप्पा का वाइस डीन, जो सख्ती से पूछता है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर किम शांति से बीच बचाव करते हैं और वाइस डीन को याद दिलाते हैं कि इम्तिहान शुरू होने में अभी भी 10 मिनट हैं। वाइस डीन बारमुट इस बात को खारिज करते हुए जवाब देते हैं कि मसला वक्त पर आने का नहीं बल्कि रवैये का है। यह बहस देखकर सेहुन समझ जाता है कि प्रोफेसर किम न सिर्फ एक मुश्किल में पड़े डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं बल्कि एकेडमी के बड़े अफसरों से भी उनकी नहीं बनती। तब उसकी समझ में आता है कि प्रोफेसर ने उसे किसी दूसरी एकेडमी में जाने की सलाह क्यों दी थी। फिर उसका ध्यान कमरे में मौजूद दूसरे स्टूडेंट पर जाता है, वैलेडिक्टोरियन ओहदे के लिए उसका सुनहरे बालों वाला दुश्मन जो नफरत भरी नजरों से उसे घूरता है। दोनों टॉप उम्मीदवार कमरे के आर पार एक दूसरे को आंकते हैं। जब हमारा हीरो कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वो सुनहरे बालों वाला स्टूडेंट घमंड से हंसता है और अपनी नफरत साफ जाहिर कर देता है। सेहुन उस स्टूडेंट के यकीन न आने वाले घमंड से सन्न रह जाता है। तभी एक नई जनाना आवाज उस तनाव को चीरती हुई आती है। कमरे में मौजूद हर कोई, जिसमें वो घमंडी स्टूडेंट और सख्त वाइस डीन भी शामिल हैं, फौरन दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वाइस डीन बारमुट उस नई आने वाली को अदब से डीन कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो लोग बस यही सोच रहे थे कि वो कब आएंगी। सेहुन की आंखें गहरे सदमे से फैल जाती हैं जब वो उस शख्स को पहचानता है जो अभी अभी अंदर आया है। सेहुन की आंखें गहरे सदमे से फैल जाती हैं जब वो उस शख्स को पहचानता है जो अभी अभी अंदर आया है। सुर्ख लाल बालों और रौबदार शख्सियत वाली एक औरत देर से आने के लिए माफी मांगती है। वो रयूनहा है।
बोरसिप्पा डिपार्टमेंट की डीन और सेहुन की पिछली जिंदगी की एक खतरनाक हस्ती। इस अचानक हुई मुलाकात को समझने की कोशिश में सेहुन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो बस मन ही मन चीख सकता है, यह सोचते हुए कि आखिर वो ही यहाँ क्या कर रही है। सेहुन घबराते हुए याद करता है कि उसने सुना था कि रियू उन्हा बाबेल में काम करती थी, लेकिन वो अब भी उसकी हैसियत देखकर हैरान है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पूरे डिपार्टमेंट की डीन होगी। अपनी पिछली जिंदगी में वह उसे एस रैंक हीरो वेपन लीडर लियू उन्हा के नाम से जानता था। उसकी खासियत यह थी कि वो हथियारों को खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकती थी, जिसने उसे वाकई एक जबरदस्त हस्ती बना दिया था। उसकी वापसी से पहले वह लंबे समय तक उसकी लोहार की दुकान की पक्की ग्राहक उसके दिमाग में भविष्य का एक दर्दनाक मंजर कौंधता है, जहां उसने उसे हारा हुआ और नाउमीद पाया था। उस डरावनी याद में उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसका हथियार खाने पर अफसोस जाहिर किया था, और उन सुनसान बारिश में भीगे खंडहरों में उसकी लाश के पास खड़े होने की याद उस भविष्य की एक भयानक याद दिलाती है जिसे अब उसे बदलना है। प्रोफेसर किम की आवाज अचानक सेहुन को उसकी काली यादों से बाहर खींच लाती है और उसे वापस इस इम्तिहान में ले आती है। प्रोफेसर ऐलान करते हैं कि अब वह वैलेडिक्टोरियन के इम्तिहान के नियम समझाएंगे, और वह माहौल तैयार करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके पास कुल 90 मिनट हैं। उनका काम है एक ऐसा हथियार बनाना जिसे उस तलवार के साथ जोड़ा जा सके जो उन्होंने शुरुआती इम्तिहान में बनाई थी। लेकिन इसमें एक पेंच है, उन पर इस पूरे काम के लिए सिर्फ एल्केमी स्मिथिंग का ही इस्तेमाल करने की पाबंदी है। सामान की बात करते हुए प्रोफेसर कई तरह की धातुओं की तरफ इशारा करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि वे दिए गए किसी भी सामान में से आजादी से चुन सकते हैं। डीन और वाइस डीन को जज के तौर पर देखते हुए वह उनसे कुछ ऐसा बनाने के लिए कहते हैं जिस पर वे फख्र कर सकें। अब जब नियम बताए जा चुके हैं, प्रोफेसर किम बाकायदा इम्तिहान शुरू करने की तैयारी करते हैं। तभी वह ऐलान करते हैं, इम्तिहान शुरू करो, और इसी के साथ सेहुन और हांस के बीच तनाव भरा आमना सामना शुरू हो जाता है। सेहुन अपना एप्रन बांधता है और मन ही मन सिर्फ एल्केमी स्मिथिंग इस्तेमाल करने की शर्त के बारे में सोचता है। जब वो माना रेजोनेंस को काबू करने की तरकीब बना रहा होता है तो हांस बेसब्र होकर उसकी धीमी शुरुआत के लिए उस पर तंज कसता है। सेहुन उसकी तरफ देखता है, यह सोचते हुए कि क्या उसने उस घमंडी तंज को सही सुना। जब वो पूछता है कि क्या यह तंज उसके लिए था, तो हांस अकड़कर जवाब देता है, यहाँ कोई और है क्या। प्रोफेसर किम फौरन बीच में आते हैं और उस घमंडी छात्र का नाम लेकर उसे पुकारते हैं हांस बार्मट। वह उसे सख्ती से चेतावनी देते हैं कि इम्तिहान से अलग कोई भी बात करने से बाज आए। जैसे ही हांस बेमन से माफी मांगता है, सेहुन को आखिरकार बार्मट नाम का राज समझ आता है और उसे एहसास होता है कि उसका दुश्मन वाइस डीन का बेटा है। तो वह मजाकिया अंदाज में 2 और 2 जोड़ लेता है और समझ जाता है कि वाइस डीन और हांस इतने एक जैसे क्यों दिखते हैं। सेहुन की इस देर से हुई हैरानी को देखकर हांस मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसके दुश्मन को अब जाकर बात समझ आई है। यह घमंडी छात्र इस पल का मजा लेता है, यह जानते हुए कि वाइस डीन का बेटा होने का उसका कनेक्शन उसे एक बनावटी बढ़त देता है, और मन ही मन अपनी ऊंची हैसियत और बेहतर माना काबिलियत की तुलना सेहुन की मामूली हैसियत से करते हुए अपनी शान बघारता है। पूरे भरोसे के साथ हांस अपना सामान चुनता है, यह मानते हुए कि नतीजा तो पहले से ही तय है। जज देखते हैं कि हांस ने लाजुराइट और हेनाम जेड चुना है, दोनों ही ज्यादा माना वाले पानी की खासियत वाले सामान हैं। प्रोफेसर किम इसमें छिपी मुश्किल की तरफ इशारा करते हैं, यह बताते हुए कि पानी की खासियत वाले माना आग के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं, जिससे लोहारी का काम और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वाइस डीन बार्मट इस चिंता को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि आज की एल्केमी स्मिथिंग ने ऐसी मुश्किलों पर काबू पा लिया है। प्रोफेसर किम जवाब देते हैं कि भले ही एल्केमी स्मिथिंग कई तरह से काम आती है, लेकिन इसमें लगने वाला वक्त काफी अलग हो सकता है, जो कि एक सख्त वक्त की पाबंदी में एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। वाइस डीन उनकी बात काटते हुए घमंड से कहते हैं कि उनका बेटा हांस किसी भी धातु को सिर्फ 30 मिनट में सिंथेसाइज कर सकता है। जैसे ही हांस अपना काम शुरू करता है, प्रोफेसर किम यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि 30 मिनट का रेजोनेंस सिंथेसिस एक कमाल की बात है। वह हैरान है कि इस लेवल की काबिलियत हांस को दूसरे नए छात्रों से ही नहीं बल्कि दूसरे साल के ज्यादातर छात्रों से भी बहुत आगे रखती है। और फिर प्रोफेसर को सब कुछ साफ हो जाता है। यह सख्त वक्त की पाबंदी, खास सामान और जरूरी तरीका, यह सब हांस को एक तरफा बढ़त देने के लिए ही चुना गया था। खुलेआम हो रही इस तरफदारी से गुस्से में वह मन ही मन वाइस डीन बार्मट को कोसते हैं और उसे बूढ़ा सांप कहते हैं। इसी बीच सेहुन शांति से अपना सामान चुनता है, जिससे बीन रियो उन्हा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह एक हाइड्रेट क्रिस्टल और कई क्रिम्सन फायरस्टोन्स उठाता है। उसके सामान के हैरान कर देने वाले चुनाव से जज चौंक जाते हैं। वाइस डीन उसके चुनाव पर ताना मारते हैं और उन्हें उसके बेटे द्वारा चुनी गई धातुओं का महज आग वाला रूप बताते हैं और उसके इस जाहिरी घमंड का मजाक उड़ाते हैं। हांस भी सोचता है कि क्या सेहुन ने जानबूझकर ऐसी धातुएं चुनी है जो उसके पानी वाली धातुओं से बिल्कुल उलट है, लेकिन वह जल्द ही इस ख्याल को झटक देता है, इस यकीन के साथ कि कम माना वाला एक मामूली इंसान कभी भी क्रिम्सन फायरस्टोन जैसी अस्थिर चीज को काबू नहीं कर सकता। उसका भरोसा और बढ़ जाता है जब वह सोचता है कि यह जीत उसके सोचे हुए से भी ज्यादा आसान होगी। लेकिन उसका जीत का ख्याल अचानक सेहुन के स्टेशन से निकली आग की एक तेज लपट से टूट जाता है। सेहुन ने अभी अभी एक नई स्किल एक्टिवेट की है, बॉन्ड इम्प्रिंट। उसकी बॉन्ड इम्प्रिंट हार्मनी स्किल उसे बॉन्ड स्टोन्स को इस्तेमाल करने की ताकत देती है, एक ऐसी काबिलियत जो पूरा खेल पलट सकती है। वह फ्लेम बेयरिंग आयरन को, वही बॉन्ड जो उसने प्रोफेसर किम से निकाला था, अपने दाहिने हाथ पर लगाता है।
आग का एक सैलाब फूटता है जो उसके हाथ को घेर लेता है और वहाँ मौजूद हर किसी को दंग कर देता है। घबराया हुआ और उलझन में बड़ा हांस बस यही चिल्ला पाता है कि यह जरूर कोई सस्ती चाल है, लेकिन यह किसी चाल से कहीं ज्यादा था, क्योंकि सेहुन अपनी नई ताकत से उन खतरनाक धातुओं को बड़ी महारत से काबू करना शुरू कर देता है। दोनों लोग अपने अपने स्टेशन पर काम करते रहते हैं। एक शांत नीली रोशनी से घिरा है जबकि दूसरा भड़कती हुई आग की लपटों में डूबा हुआ है। वाइसडीन सेहुन के तरीके पर ताना मारते हैं, इसे बेवकूफी भरा बताते हैं और जोर देकर कहते हैं कि रेजोनेंस के लिए सिर्फ शुद्ध माना का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और यह कहते हैं कि ताकत से रेजोनेंस कराने पर धातुएं बेकाबू हो जाएंगी। इस पर उन्हें सेहुन के स्टेशन पर एक जोरदार धमाके की उम्मीद होती है, लेकिन हमारा बंदा सब कुछ नजरअंदाज करके बस अपने काम पर ध्यान देता है। लेकिन जज सेहुन से निकल रही जबरदस्त आग की गर्मी में इतने डूबे हुए हैं कि वे कमरे के दूसरी तरफ हो रहे ड्रामे को देख ही नहीं पाते। तभी कोर एक हथियार का रूप लेने के लिए बिखरने लगते हैं और पलक झपकते ही सेहुन अपना काम पूरा कर लेता है और नामुमकिन लगने वाली रफ्तार से फायर एक्यूमुलेटिंग शीट बना डालता है। वाइसडीन बारमट पूरी तरह से हैरानी में घूरते रहते हैं, जो उन्होंने अभी अभी देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहे। सारी मुश्किलों और उम्मीदों के खिलाफ सेहुन ने अपना हथियार कामयाबी से बना लिया है। एक सिस्टम विंडो उसकी बनाई हुई चीज दिखाती है, एक रेयर ग्रेड की फायर एक्यूमुलेटिंग शीट जिसमें वाइल्ड फायर स्किल भी है। हांस, जो अब भी अपने सिंथेसिस से जूझ रहा है, यह देखकर संग रह जाता है कि उसका दुश्मन पहले ही काम खत्म कर चुका है। वह हैरानी में बड़बड़ाता है और जोर देकर कहता है कि इतने जल्दबाजी वाले और जबरदस्ती के तरीके का नतीजा एक बेकाबू धमाका होना चाहिए था। जैसे ही वह वहां खड़ा अपनी ही समझ पर सवाल उठा रहा होता है, उसके पानी वाले पत्थरों में मौजूद माना जोर जोर से चटकने और चिंगारियां छोड़ने लगता है। यह समझते हुए कि उसका बेटा घबराहट में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वाइसडीन उसे रुकने के लिए चीखते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हांस बेकाबू एनर्जी से भरे अपने ही माना स्टोन्स में घिर जाता है। एक उलझा हुआ है उसके मुंह से निकलता है और उसकी बनाई चीज टूटने लगती है, और नीली रोशनी के एक जोरदार धमाके में अंस बारमट का स्टेशन एक भयानक धमाके में उड़ जाता है। इम्तिहान के बाद दोपहर में रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम हॉल की गहमा गहमी आखिरकार शांत होती है। फर्श पर हांस बारमूड के नाकाम एल्केमी तजुर्बे के टूटे फूटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। प्रोफेसर किम इन चोल सोचते हैं कि आमतौर पर इस तरह के मुकाबले के बाद दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को वैलेडिक्टोरियन के लिए चुना जाता, लेकिन अब वो बस इस बात पर अफसोस कर सकते हैं कि मुकाबले को हार मानकर खत्म करना पड़ा। उनकी आंखों में साफ मायूसी दिखती है कि जिस बड़े मुकाबले का सबको इंतजार था वो इतने फीके अंदाज में खत्म हो गया। पास ही एक हारा हुआ और जख्मी हांस बारमूड अपनी बनाई हुई चीज के मलबे के बीच अपनी बाह पकड़े बैठा है। इम्तिहान में हार मानने की शर्मिंदगी से उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा है। वाइसडीन माइकल बारमूड दलील देते हैं कि चूंकि उनका बेटा जख्मी हो गया था, इसलिए सबसे सही यही होगा कि इस इम्तिहान को रद्द कर दिया जाए और एक दोबारा इम्तिहान रखा जाए। लेकिन प्रोफेसर किम इस बात पर सख्ती से एतराज करते हैं और कहते हैं कि एक ऑफिशियल इम्तिहान को पलटा नहीं जा सकता, खासकर तब जब यह हादसा खुद हांस की लापरवाही की वजह से हुआ हो। वाइसडीन एक हमदर्द होने का दिखावा करते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर को एक जख्मी छात्र से ज्यादा इम्तिहान के नतीजों की परवाह है। आगे बढ़ते हुए माइकल बताते हैं कि आज तक पढ़ाई लिखाई के इतिहास में सबसे तेज रेजोनेंस की रफ्तार भी पूरे 5 मिनट की दर्ज की गई है। फिर वो सेहुन की परफॉर्मेंस की असलियत पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि आखिर एक नया छात्र एक ही पल में साइमल्टेनियस रेजोनेंस कैसे हासिल कर सकता है। सेहुन चुप रहता है और कहानी बताती है कि एल्केमी स्मिथिंग को ऐसी हालतों के लिए ही बनाया गया था जहां रिवायती तरीके नामुमकिन हो। रिवायती स्मिथिंग के उलट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अयस्क यानी ओर को मार देती है, यह तरीका अयस्क की जिंदगी को उभारने पर जोर देता है। हांस का मानना था कि इस तकनीक की असलियत खनिज के कोर को ढूंढना और उसकी जिंदगी को खोलना है, जो कि इसके सच्चे उसूलों की एक बुनियादी गलतफहमी थी। सेहुन मन ही मन हंसता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जिस एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया है वो कुछ ही सालों में आम हो जाएगी, इसलिए यह कोई बड़ा राज नहीं है। अनजान बनने का नाटक करते हुए वो बस इतना कहता है कि उसे नहीं पता वाइसडीन किस बारे में बात कर रहे हैं। वो एक अकड़ू बुढ़े को कुछ समझाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, यह मानकर कि उसका पल्ला भारी है। वाइसडीन मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि सेहुन ने जरूर कोई धोखेबाजी वाला तरीका इस्तेमाल किया है। वो उस म्यान का मजाक उड़ाता है और दावा करता है कि बिना किसी खानदानी पहचान वाले एक नए छात्र का रेयर ग्रेड आर्मामेंट बनाना इतना नामुमकिन है कि यह साफ साफ एक धोखा है। लेकिन सेहुन तो बस हक्का बक्का है और सोच रहा है कि आखिर यह आदमी बक क्या रहा है। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब डीन र्यू ऊन्हा बीच में बोल पड़ती हैं और वाइसडीन से सहमत हो जाती हैं कि सेहुन की कामयाबी वाकई समझ से परे है, यह मानकर कि उसने डीन को अपनी तरफ कर लिया है। एक इतराता हुआ माइकल सेहुन को धोखेबाजी के लिए डिस्क्वालीफाई करने और दोबारा इम्तिहान कराने पर जोर देता है, लेकिन डीन का अगला कदम देखकर उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान उलझन में बदल जाती है। प्रोफेसर किम भी उतने ही हैरान है।
क्योंकि डीन ड्यू ऊनहा उन दोनों को नजरअंदाज करके सेहुन की बनाई हुई म्यान के पास जाती हैं। वो फायर एक्यूमुलेटिंग शीट को उठाती हैं और उसकी बारीक कारीगरी को देखते हुए उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। उस हथियार को पकड़े हुए वो कहती है कि यह बात वाकई समझ से परे है, लेकिन उनके लहजे में इल्जाम नहीं बल्कि हैरानी और दिलचस्पी है। फिर वो अचानक एक हैरान परेशान ली सेहुन की तरफ इशारा करती हैं और उसका नाम पुकारती हैं। वहां मौजूद हर किसी को सत्ते में डालते हुए मशहूर वेपन ईटर उसकी बनाई हुई चीज को बस एक बार चाटने की इजाजत मांगती है। वाइस डीन और प्रोफेसर किम दोनों ही डीन की इस अजीबोगरीब और पहले कभी न हुई गुजारिश पर बिल्कुल चुप रह जाते हैं। इस अजीब सी खामोशी को सिर्फ डीन के पेट से आने वाली गुड़गुड़ाहट की साफ सुनाई देने वाली आवाज तोड़ती है। उसी दोपहर बाद सेहुन शहर के बीचों बीच चलते हुए अपने इम्तिहान के उस उथल पुथल भरे अंजाम के बारे में सोचता है। वो मिलने की एक तय जगह पर पहुंचता है और दिन की उन तनाव भरी घटनाओं के बावजूद काफी बेफिक्र नजर आता है और मन ही मन इस बात को पक्का करता है कि उम्मीद के मुताबिक उसे वैलेडिक्टोरियन चुन लिया गया। हालांकि वो अपनी म्यान पर नुक्ताचीनी करते हुए मानता है कि भले ही उसका काम सही है, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग अभी भी अधूरी है। लेकिन इस कमी के बावजूद वो ज्यादा परेशान नहीं लगता। असल में वो एक खतरनाक हंसी हंसता है। वाइसडीन बारमूड के गुस्से से भरे चेहरे को याद करके उसे बहुत सुकून मिलता है, जिससे आसपास से गुजर रहे लोग घबरा जाते हैं। वो अचानक चलते चलते रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि बारमूड नाम उसे अपनी पिछली जिंदगी से जाना पहचाना लग रहा है। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपनी यादों को खंगालता है ताकि इस जाने पहचाने लेकिन मनहूस नाम को याद कर सके। एक फ्लैशबैक में उसकी पिछली जिंदगी की लुइस वैलेंट दिखाई देती है, जो बता रही थी कि कैसे बैबल से खरीदे हुए सस्ते हथियार अचानक उस पर फट गए थे। वो उस लोहा के नाम को कोसती है जो उन मैना बंस के लिए जिम्मेदार था, जिन्होंने उसे जिंदगी भर के जख्म दे दिए थे। अपनी पिछली जिंदगी में एक जवान और कमजोर सेहुन अपनी साथी की इस दुख भरी कहानी को बस सुन ही सकता था। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती है। जिस लोहार ने लुइस को जिंदगी भर के जख्म दिए थे उसका नाम बारमूड था। ये सोचकर वो हैरान रह जाता है कि क्या हांस वही इंसान है। तभी वो थ्री डॉग्स को सुधारने के अपने मकसद पर दोबारा गौर करता है और महसूस करता है कि एक्सप्लोसिव डॉग लुइस के लिए शायद उसे सीधे जाकर उसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही एक नया प्लान उसके जहन में बनने लगता है, उसके चेहरे पर एक भरोसे भरी और शातिर मुस्कान फैल जाती है। अब वो समझ जाता है कि अगर वो इस टाइमलाइन में हांस बारमूड को उसके बुरे कामों से रोक सका तो वो लुइस को कभी गुमराह होने से भी रोक सकता है। इसी बीच वो सिपर डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में डीन के सेहुन को वैलेडिक्टोरियन बनाने के फैसले पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। एक शक करने वाला प्रोफेसर अपनी हैरानी जताता है और कहता है कि डीन का फैसला बेतुका है। मेज के सबसे आगे खामोशी से बैठी हुई डीन ड्यू ऊनहा ठंडे अंदाज में पूछती हैं कि क्या किसी को कोई एतराज है। वो प्रोफेसर फौरन अपनी बात से पलट जाता है और अपनी बात को एतराज नहीं बल्कि सलाह बताता है। तभी एक दूसरा प्रोफेसर बीच में बोलता है और ताने वाले अंदाज में डीन को याद दिलाता है कि उन्हें पद संभाले अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कमरे में सहमति की फुसफुसाहट गूंजती है। सब मिलकर यह कहना चाहते हैं कि भले ही सेहुन की बनाई चीज असरदार थी, लेकिन इस फैसले पर और ज्यादा गहराई से जांच की जरूरत है। प्रोफेसर किम सेहुन का पक्ष लेते हुए दलील देते हैं कि दूसरे प्रोफेसर उस म्यान और 5 कलर फायर ब्लेड के बीच के परफेक्ट तालमेल को समझ नहीं पा रहे हैं। एक और प्रोफेसर मानता है कि यह क्रिएशन हैरान करने वाली है, लेकिन वो उसकी असली क्वालिटी और मुकम्मल होने को लेकर अभी भी शक में है। डीन बहस को बीच में ही काट देती है और जोर देकर कहती है कि उनके हिसाब से यह म्यान सेहुन के इरादे का 60% से भी कम है और यही अधूरापन उसे इतना होनहार बनाता है। फिर वो कमरे में मौजूद शक भरे चेहरों पर एक नजर डालती है और अपनी आखिरी चेतावनी देने के लिए तैयार होती है और ऐलान करती है कि अगर सेहुन का काम देखने के बाद भी वो लोग उनके फैसले को नहीं मान सकते तो वो डीन के पद से इस्तीफा दे देंगी। वो सेहुन की काबिलियत पर अपना पूरा करियर दांव पर लगा देती है, जिससे पूरा कमरा सन्न रह जाता है। 54 साल पहले टावर ऑफ हीरोज आसमान से उतरा था, जिसने इंसानियत को इवोल्यूशन यानी तरक्की का एक रास्ता दिखाया। लेकिन ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे से स्वैम्प ऑफ पैंडेमोनियम फूट पड़ा, एक ऐसी तबाहकुन ताकत जिसने एक बहुत बड़ी आफत खड़ी कर दी और इस नई मिली काबिलियत के लिए खतरा बन गई। इसी उथल पुथल वाले वक्त के दौरान बेबल पैसिफिक की सबसे बड़ी हीरो अकेडमी बनाई गई थी और तब से लेकर आज तक इसने अनगिनत हीरोज पैदा किए हैं। असेंशन एम्परर लुडविग शूबर्ट नए स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि वो भी एक दिन बड़े हीरो बनेंगे। वो बेबल के नए असेंडेंट से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और अपनी स्पीच खत्म करते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि हीरो बनना उनका सबसे बड़ा फर्ज है। ली सेहुन उस स्पीकर को देख रहा है जिसकी पहचान असेंशन एम्परर लुडविग शूबर्ट के तौर पर हुई है। वो मन में सोचता है कि शूबर्ट ऊपर से तो एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी से वो जानता है कि एम्परर उतना रहमदिल नहीं है जितना वो दिखता है। तभी एक अनाउंसर डिपार्टमेंट के वैलेडिक्टोरियंस को एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्टेज पर बुलाता है और सेहुन और हांस बारमूड भीड़ में से ऊपर आने लगते हैं। सेहुन डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन होने के ख्याल पर हंसता है और याद करता है कि कैसे उसकी पिछली जिंदगी में कई घमंडी लोगों ने अकेडमी में ही अपनी कामयाबी की चोटी छूली थी। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुद को तैयार करता है। तभी वैलेडिक्टोरियंस की अपनी जगह लेते ही भीड़ चिल्लाने लगती है और अनाउंसर डेमोन्स्ट्रेशन के शुरू होने का ऐलान करता है। ये सब होते देख हमारा हीरो घमंड से सोचता है कि अब उसे समझ आ रहा है कि कुछ लोग इतने मगरूर क्यों हो जाते हैं। अनाउंसर बड़े जोश के साथ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने वाले दुश्मन का तारुफ करवाता है। पता चलता है कि ये एक मैरियोनेट फैक्ट्री ऑटोमेटन मॉडल लाइन है, एक
ऐसा गोलेम जिसकी लड़ने की ताकत एक सी रैंक हीरो के बराबर है। सेहुन सही अंदाजा लगाता है कि चूंकि ऑटोमेटन के पास कोई हथियार नहीं है तो वो जरूर मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करेगा। और ठीक तभी अनाउंसर कॉम्बैट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे को बुलाता है। पहले डेमोन्स्ट्रेटर का नाम बताया जाता है, कॉम्बैट डिपार्टमेंट का वैलेडिक्टोरियन जेक मायर्स। वैलेडिक्टोरियंस एक बड़े से अरीना में खड़े हैं और ऑटोमेटन के खिलाफ अपने अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। सेहुन को याद आता है कि जेक मायर्स फैमिली का तीसरा बेटा है जो अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर है, इसलिए उसका तलवारबाजी की जगह मार्शल आर्ट्स चुनना उसे सबसे अलग बनाता है। उधर जेक अपनी मुट्ठियां कस लेता है और मैच शुरू करने के लिए बेचैन है। तभी अनाउंसर मैच के शुरू होने का बाकायदा ऐलान कर देता है। ऑटोमेटन फौरन उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन जेक बड़ी सफाई से उसके तेज घूंसे से बच निकलता है। वो अपनी जबरदस्त फुर्ती से उस ताकतवर गोलेम के ताबड़तोड़ हमलों से बचता है। हमलों से बचने के बाद वो जवाबी हमले के लिए अपने पैर जमा लेता है। एक यकीन भरी मुस्कान के साथ वो ऐलान करता है कि अब हमला करने की बारी उसकी है। फिर वो ऑटोमेटन पर एक जोरदार वार करने की तैयारी में आगे बढ़ता है। वो गोलेम के धड़ पर एक ही जोरदार घूंसा जड़ देता है। उस घूंसे की ताकत से ऑटोमेटन का कोर टूटकर बिखर जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। सेहुन ये देखकर चौंक जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आती है कि जेक अपनी 20-25 साल की उम्र में एक ए रैंक हीरो बनकर मर गया था और उसे एहसास होता है कि इस लेवल की काबिलियत के साथ जेक को बेबल में 10 साल में एक बार पैदा होने वाला नायाब टैलेंट माना जाना चाहिए था। हमारा हीरो बहुत परेशान है और सोच रहा है कि इतना काबिल फाइटर उसकी याद वाली पिछली जिंदगी में सिर्फ एक ए रैंक हीरो ही क्यों बन पाया। स्टेज पर जीत के नशे में चूर जेक आखिरी वार करने की तैयारी करता है। एक आखिरी ताकतवर घूंसे से वो उस हारे हुए ऑटोमेटन के बचे खुचे हिस्सों को चकनाचूर कर देता है। ऑटोमेटन का सिर अरीना के फर्श पर लुढ़क जाता है और उसकी लाल आंख की रोशनी धीमी पड़ जाती है। जेक बेफिक्री से अपना माथा पोंछता है और कहता है कि काफी वक्त हो गया था जब उसे इस तरह हाथ खोलने का मौका मिला हो। ये नजारा देखकर अनाउंसर की बोलती कुछ पल के लिए बंद हो जाती है, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है और जेक के शानदार डेमोन्स्ट्रेशन की तारीफ करते हुए बताता है कि कैसे उसने एक सी रैंक के बराबर के दुश्मन को एक ही झटके में हरा दिया। जेक शोर मचाती भीड़ की तरफ हाथ हिलाता है और कॉम्बैट डिपार्टमेंट के वैलेडिक्टोरियन के लिए बज रही तालियों का मजा लेता है। सेहुन सोचता है कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस ने एक बहुत ऊंचा म्यार खड़ा कर दिया है, जिससे अगले आने वाले पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है। इसके बाद अनाउंसर अगले हिस्सा लेने वाले को बुलाता है, सपोर्ट डिपार्टमेंट की वैलेडिक्टोरियन उर कैडेट इनोए एरिका। लेकिन सेहुन को इस दबाव की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उर की वैलेडिक्टोरियन को पहचानता है। उसे उसकी पहचान याद आती है। वो एरिका है, जापान की 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक इनोए फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। उसकी पिछली जिंदगी में वो एक मशहूर एस रैंक हीरो बनी थी जिसके पास एक मिथ ग्रेड का हथियार था, लेकिन उसे उसका बुरा अंजाम भी याद है। वो एक माजिन में बदल गई थी और आखिरकार उसके अपने ही परिवार ने उसे काबू में कर लिया। ये जानते हुए कि वो भविष्य में एक माजिन बन जाएगी, वो फैसला करता है कि अभी उसके करीब जाने में उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वो ये सोचता है, एरिका अपने कंधे के ऊपर से सीधा उसकी तरफ देखती है, जिससे वो एकदम से चौंक जाता है। हैरान होकर वो सोचता है कि जब वो एक पिंजरा उठाए स्टेज की तरफ जा रही थी तो उसने उसकी तरफ क्यों देखा। इसी बीच एरिका के दुश्मन का ऐलान होता है, एक अपग्रेडेड मॉडल 9 ऑटोमेटन जिस पर कवच लगा है और जिसका डिफेंस पिछले वाले से 1.5 गुना ज्यादा है। अनाउंसर माहौल बनाता है और जोर से सोचने लगता है कि कैडेट इनोए इस मजबूत दुश्मन के खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगी। एरिका सुकून से पिंजरा आगे करती है जिसमें एक अकेला काला कौवा है। उसकी आंख ताकत से चमकती है और वो अपने फैमिलियर को हुक्म देती है, जाओ। कौवा पिंजरे से आजाद होता है और इंतजार कर रहे ऑटोमेटन की तरफ उड़ता है। सेहुन उलझन में देखता है और सोचता है कि वो सिर्फ एक कौवे से भला क्या कर सकती है। कवच पहना हुआ ऑटोमेटन आने वाले हमले के लिए खुद को तैयार करता है। वो एक मजबूत डिफेंसिव पोजीशन लेता है और अपनी बाहों वाली ढाल ऊपर उठा लेता है। हमारा हीरो हालात का जायजा लेता है और सोचता है कि इतने छोटे से जीव के लिए गोलेम के इस खास डिफेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तभी वो कौवा हवा में ही बदल जाता है और काली एनर्जी में लिपटकर वो एक कवच पहने खतरनाक फैमिलियर बन जाता है। वो आंखें चौंधिया देने वाली रफ्तार से नीचे गोता लगाता है और उसके पीछे काली एनर्जी का एक सैलाब खिंचता चला आता है। वो फैमिलियर एक बहुत बड़े घूमते हुए ताकत के बवंडर में ऑटोमेटन से जा टकराता है। एक ही बार की जबरदस्त ताकत से ऑटोमेटन के सीने का कवच चटक कर बिखर जाता है और फिर वो गोलेम जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। उसका कोर ओवरलोड होकर फौरन तबाह हो जाता है। आग में लिपटा कौवा अब एरिका के पास लौट आता है, जबकि वो इस तबाही से जरा भी परेशान हुए बिना खड़ी रहती है। इस वाकई हैरान कर देने वाले नजारे को देखकर अनाउंसर हैरत से चीख पड़ता है। यहाँ तक कि भीड़ भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इस बात से दंग होकर कि उसने डिफेंस एनहांस्ड ऑटोमेटन को एक ही बार में तबाह कर दिया। जैसे ही भीड़ एरिका का नाम पुकारती है, सेहुन को एहसास होता है कि माहौल इतना गर्मा गया है कि अब सिर्फ एक हथियार दिखाकर किसी को प्रभावित करना काफी नहीं होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।